आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपको बताएं, केंद्र सरकार ग्लोबल स्तर पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजने जा रही है। सरकार ने प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया है उनमें सत्तारूढ़ दल के 31 नेता और विपक्षी दलों के 20 नेता शामिल हैं। इनमें से 4 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता जबकि 3 की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। सरकार ने प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया है उनमें सत्तारूढ़ दल बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और बैजंत पांडा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और जनता दल यूनाइटेड के संजय झा शामिल हैं। जबकि विपक्षी दलों से कांग्रेस के शशि थरूर, डीएमके की कनी मोई, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट कर इन 7 टीमों की जानकारी और पूरी सूची शेयर की है। इस व्यापक कूटनीतिक कोशिश का मकसद वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करना है। यह कदम भारत के आतंकवाद के खिलाफ मजबूत और एकजुट नीति को बताना है, जिसके तहत विभिन्न देशों में जाकर भारत अपनी रणनीतिक और कार्रवाई को साफ करेगा। और कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हर जगह पर बेनकाब करने की जो कोशिश है अब उसे एक और पंख मिलेगा, क्योंकि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाने वाला है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम भारत की तरफ से माना जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में। जी बिल्कुल, ये 51 पॉलिटिशियन की जो टीम है निश्चित रूप से पाकिस्तान को बेनकाब करेगी और उसको पाकिस्तान को अलग थलग करेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। साथ ही अपने लिए भारत के लिए जो सपोर्ट गेन करने की भी करेगी। देखिए, जो 51 संसद सदस्य हैं जिनको भारतीय सरकार ने बहुत डेलिकेटली चुना है, उसके जो 7 नेतृत्व है उनको भी काफी नेतृत्व उनके पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। खासकर शशि थरूर के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, रविशंकर प्रसाद, बैजंत पांडा, संजय कुमार झा, कनी मोदी, सुप्रिया सुले और श्रीकांत एकांत शिंदे, ये जो 7 लोग हैं उनकी टीम में जो 8-9 लोग जो शामिल किए गए हैं, लगभग 51 लोग पूरे कुल मिलाकर हैं। ये सभी लोग एक्सपर्ट हैं और हर टीम में इस तरह से टीम बनाई गई कि हर टीम में एक एक्स विदेश सेवा का अधिकारी हो ताकि इस पूरे लोगों को कोऑर्डिनेट कर पाए। और ये सभी लोग जाएंगे 32 कंट्री, मतलब कुल मिला के 32 कंट्रीज को में विजिट करना ही पूरे लोगों को। चाइना को छोड़कर लगभग P5 कंट्री के सारे लोगों कंट्री में जाना है, यूरोपियन यूनियन में जाना है, यूएई में जाना है, मिडिल ईस्ट में जाना है। तो सरकार की कोशिश है कि भारत के समर्थन में सपोर्ट जुटाई जाए और पाकिस्तान को विश्व बिरादरी के सामने अलग थलग किया जाए और बताया जाए विश्व बिरादरी को किस स्थिति में भारत सरकार ने 9 टेररिस्ट कैंप को तबाह किया और क्या उसके बाद पाकिस्तान ने रिपल्स किया। ये पूरी जानकारी पूरी विश्व को देना है ताकि पाकिस्तान विश्व बिरादरी के सामने अलग थलग दिखे। जी बिल्कुल। और कमलेश, अब सवाल ये भी एक बन जाता है कि जिस तरह से तमाम डेलीगेशन को चुना गया है, 7 डेलीगेशन है, 7 टीम के टीम लीडर है और इसके अलावा टीम के सदस्यों का चुनाव किया गया है, देशों का चुनाव किया गया है, क्या आधार रखा गया है इस चीज का कमलेश? देखिए, क्योंकि पहले सभी राजनीतिक पार्टियों को कहा गया था कि अपने अपने राजनीतिक पार्टियों की ओर से 2-2 सदस्यों के नाम बताए, उसके बाद सरकार अपने पिक करती है और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 4 सदस्यों के नाम सुझाए थे, जिसमें कि शशि थरूर का नाम लिया। सरकार ने शशि थरूर के एक्सपर्टीज को देखते हुए उनको एक दल का नेतृत्व बनाया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने डिफर किया और कांग्रेस जिन 4 लोगों का नाम नामित किया था कांग्रेस की ओर से आया था, उसमें सिर्फ आनंद शर्मा को रिटेन किया गया, बाकी 3 सदस्यों का नाम अलग कई कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति अगर पूरी टीम को देखेंगे तो युवा के साथ साथ बुजुर्ग और वरिष्ठ लोग भी हैं और साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि हर टीम में एक फॉरेन सेवा का अधिकारी जो पूर्व अधिकारी है उनको रखा गया है ताकि वो पूरा कोऑर्डिनेट करे। इस टीम में जो दिलचस्प बात है, आनंद शर्मा फॉर्मर विदेश मंत्री रह चुके हैं, गुलाम नबी आजाद है, काफी एक्सपीरियंस रहे। शशि थरूर के बारे में कोई आपत्ति किसी को नहीं है कि इतना एक्सपीरियंस आदमी यूएन में काम कर चुके हैं, पूरा एक्सपर्टीज है। तो कुल मिला के पूरी संतुलित टीम है। अब देखना होगा जो भी ये 15-16 दिनों की टीम का टूर है पूरे 32 कंट्रीज का, कितना ये मोमेंटो गेन कर पाता है भारत के लिए कम से कम। ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण होगा समझना कि किस तरीके से ये पूरा जो एक तरह से आप समझिए रणनीतिक कदम है भारत का, वो अब आगे बढ़ने वाला है। और मनीष कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, हमारे साथ गेस्ट। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्योंकि सर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिस तरीके से ये पूरा एक प्रतिनिधि मंडल चुना गया है, इसमें किस बातों का ख्याल रखा गया? और जिस तरह से आप 7 प्रतिनिधि मंडल को देख रहे होंगे, टीम को देख रहे होंगे, बिल्कुल बैलेंस टीम है। और सर, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को बेनकाब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत करने वाला है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। दिखाया यह भी जा रहा है कि भारत पूरा एकजुट है।
देखिए खुशबू जी, ये अपने देश में कोई राज्य का चुनाव नहीं हो रहा है, किसी नगर निगम का चुनाव नहीं है। यहाँ सबसे पहले देश की इमेज की चिंता है। सरकार किसी की पार्टी की हो, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मोदी सरकार ने इस बात को सबसे ऊपर रखा है कि सबसे अच्छी क्वालिटी के जो सांसद हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, जिनकी इंटरपर्सनल स्किल्स, जिनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर जबरदस्त है, ऐसे लोगों को लीड करने के लिए भेजा जा रहा है। और इसके बाद दूसरी जो कैटेगराइजेशन रखा है, क्राइटेरिया रखा है, वो ये रखा है कि जिसमें सभी पार्टी के लोग शामिल हो जाएं, ताकि हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि कोई पार्टी ये ना कहे कि राष्ट्र हित का काम था तो इसमें आपने राजनीति कर दी। तो मैं समझता हूं कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, एआईएमआईएम हो या एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी हो, या शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो, ये सारी पार्टी को अगर मौका दिया जा रहा है और डिफरेंट राज्य के लोग अलग अलग टीम में हैं। देखिए निशिकांत दुबे और उवैसी साहब एक ही मुद्दे पर अलग अलग विचारधारा रखते हैं, लेकिन आज उनको एक साथ टीम में जा रहे हैं। तो एक तरीके से कहते हैं डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का आज जो मुजाहिरा यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ऊपर से शशि थरूर जैसे विद्वान लोग, ओवैसी जैसे कानून के जानकार लोग अगर जा रहे हैं, और खासकर मुसलमानों के चेहरे हैं, इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि अगर अगर हम पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात को रख रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इसलिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। तो मैं समझता हूं बहुत सोच समझ के, सब बातों का विचार करके, राजनीति के एंगल से कोई क्रिटिसाइज ना होने लगे, कोई प्रोपेगेंडा ना बना ले, इन बातों को भी विचार में रखा गया है। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए सबसे काबिल लोगों में से अच्छा सर, एक सवाल तो ये भी है कि ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे को एक टीम में रखा गया, इसी से समझा जा सकता है कि भारत की सोच किस तरह से है। अच्छा सर देखिए, पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है, पाकिस्तान में जो आतंकवादी बैठे हुए हैं 22 अप्रैल को, उन्होंने जिस तरह की हरकत की है पहलगाम में, भारत का प्रतिनिधिमंडल अब ये पूरी कोशिश करेगा कि इस आतंकवाद में किस तरह से पाकिस्तान की भूमिका थी, हमने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए हमने किन 9 ठिकानों पर हमले किए और क्यों किए, ये तमाम बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जिसे आप कहते हैं लाउड एंड क्लियर, जो है वो सबको पता चल जाएगा। और पता यह भी चल जाएगा कि पाकिस्तान आईएमएफ से भीख मांगकर पैसे लेकर किस तरह से अपने देश में आतंकवाद को बढ़ाता रहा है सालों से। खुशबू जी, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। मैं देखिए, $1 अरब की इमदाद आईएमएफ से पाकिस्तान को मिली, तो पाकिस्तान का पहला एंडेवर क्या निकला कि जो आतंकवादी मारे गए हैं, जिनको वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं या जो भी कहते हैं, उनके हेड ऑफिस को बनाना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, उनके लॉन्च पैड को, उनके ट्रेनिंग सेंटर को रिपेयर करना है, और उनके परिवारों को 1-1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की मदद। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंकवाद को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और प्रिजर्व करता है। अब इसमें बात देखिए, अगर हिंदुस्तान ने जब आक्रमण किया, वो पाकिस्तान को खबर लग गई, फिर भी उन्होंने नागरिक प्लेन दौड़ाए रखे, ताकि कोई मिसाइल भी अगर गलती से किसी पैसेंजर प्लेन को लग जाए, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में वो प्रोपेगेंडा फैलाते, देखो आम नागरिकों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको बता दूं, ये वही पाकिस्तान है जिसने गलती पर एक हेलीकॉप्टर घुस जाने पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को 60-70 के दशक में हेलीकॉप्टर को मिसाइल से मार गिराया था। और जबकि वो व्हाइट फैला फैला के रहम की भीख मांग रहा था। तो पाकिस्तान का ये चेहरा बताना कि ये एक आतंकवादी कंट्री है, और वो उसका आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व में उसके आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, कहीं साइलेंट है। और ये बात हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है खुशबू जी कि ओसामा बिन लादेन को कहां पकड़ा गया था, कहां मारा गया था, और वो किस देश में शरण लिए हुए था। और ओसामा बिन लादेन के अलावा और कौन कौन से ऐसे घोषित आतंकवादी हैं जिनको अमेरिका जैसे और यूरोप जैसे कंट्रीज ने आतंकवादी घोषित किया, और वो पाकिस्तान में शरण पाए रहते हैं। मुंबई का जो कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के प्रोटेक्शन में। और मजे की बात है, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर का समधी है,
तो इन बातों को आज बताना, उनके डोजियर देना कि देखिए ये आप वीडियो देखिए, ये फोटो देखिए, ये सैटेलाइट में देखिए, पाकिस्तान ने ये आतंकवादी गतिविधियां की, वो बताना कैसे टनल पाकिस्तान ने बनवाई और वो टनल बना के कैसे उनके आतंकवादी उस टनल के सहारे घुसे। इससे पहले भी लगातार आक्रमण हुए, लगातार पाकिस्तान ने हरकतें की, सीज फायर का उल्लंघन तो जाने कितनी बार पाकिस्तान कर चुका है। तो पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान का काला चेहरा खोल देना, इसका ये प्रयास है, जिसमें महिला पुरुष का कॉम्बिनेशन रखा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कॉम्बिनेशन रखा गया है, राजनीतिक दलों का कॉम्बिनेशन रखा गया है, और इन सबसे ऊपर अच्छे बेहतरीन लोगों को रखा गया है। देखिए, अच्छे लोगों को चयन करना इसमें मोदी जी की खासियत है। इस बात को आप चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स को देखिए, चाहे नेताओं को देखिए, और इस बात को भी एक आज आज पूरा सोशल मीडिया पॉइंट आउट कर रहा है कि कैसे इन्होंने शशि थरूर को जिम्मेवारी दी। और अभी कांग्रेस के कुछ नेता ये ट्वीट कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि बीजेपी में अच्छे लोगों का अकाल है। मैं इसमें कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस में कोई अच्छा व्यक्ति है तो मोदी सरकार को हिचकिचाना नहीं चाहिए था, और वो इस बात में खरे उतरी। अच्छा होता राहुल गांधी खुद जाते। मैं बड़ा हैरान हूं, वैसे हर बड़े काम के लिए राहुल गांधी का नाम तुरंत सामने आ जाता है। राहुल गांधी इस ऑल पार्टी मीट में क्यों नहीं जा रहे, उसमें डेलीगेशन में क्यों नहीं जा रहे हैं, उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं किया? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? नहीं है। जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, युवा नेता है, उभरते नेता है, कांग्रेस के सबसे बड़े प्रभावशाली नेताओं में से एक है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए? मेरा ये प्रश्न है आज सोशल मीडिया के लोगों से और आम जनता से कि जिस जगह राहुल गांधी को जाना चाहिए, उनके हिसाब से वो पूरी दुनिया उनको सुनती है, तो राहुल गांधी जाते तो कितना अच्छा होता। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि चलिए ये बात तो देखिए, कांग्रेस की लड़ाई तो रही है कि जो नाम हमने दिए उन नामों को सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन आप देखिए कि 22 अप्रैल 2025 को जो कुछ भी हुआ है उसमें भारत को तोड़ने की कोशिश थी, भारत को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की गई थी, जो कि कामयाब हुई नहीं। लगातार भारत एकजुट नजर आया, और अब जब ये डेलीगेशन जाएगा तो भी एक प्रभाव तो भारत का है ही। दूसरी तरफ अब भारत ये भी समझ गया है सर कि एक तरफ तो जो सैन्य ताकत है वो तो है ही है, हम प्रहार करेंगे, घुसकर मारेंगे, हम पर आक्रमण करने की कोशिश करोगे तो हम S-400 से तुम्हें तबाह कर देंगे, लेकिन इसके अलावा हम कूटनीतिक स्तर पर भी तुम्हारा सच दुनिया के सामने लाएंगे। ये बात भारत अब बिल्कुल क्लियर कर चुका है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने खुशबू जी। आज अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भारत सबके घर जाकर उनको बता रहा है। कल को वो ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं था, या हमें पाकिस्तान ने कुछ और बताया। तो एक ये नई तरह की कूटनीति है जो मैं समझता हूं पिछले 30-40 सालों में मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि ऐसी कोई कूटनीति इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इतना एग्रेसिव स्टैंड लिया हो, जिस तरीके से पूरे विश्व के, मैं समझता हूं 70% बड़े देशों को कवर कर लिया जाएगा। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल लिया जाएगा, मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भारत अब ये बता रहा है कि हम आज भी पहले जैसे विनम्र हैं, लेकिन पहले जैसे कमजोर नहीं है। अब हम घर में घुसकर मारने की क्षमता तो पहले रखते थे, अब हम घर में घुस के आपके परमाणु बम तक भी पहुंच सकते हैं, और 150 किलोमीटर नहीं, अब 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। और अब आपके ड्रोन, आपके फाइटर प्लेन्स को हम घुसने नहीं दें। देखिए, इंटरनेशनल बिरादरी में ये मैसेज भी जा रहा है कि जिस तरीके से भारत सामरिक तौर पर मजबूत हो रहा है, उसमें ना केवल विदेशी S-400 या राफेल का भी काम है, बल्कि इंडियन मेड जेट्स, इंडियन मेड जो है ड्रोन्स, और इंडियन मेड जो मिसाइल्स हैं, आकाश तीर वगैरह है, जो है उनका भी पूरा पूरा योगदान है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी इंडिया करेगा। इंडिया ये बताएगा कि देखो जी, पाकिस्तान ने हम पर इन इन जगहों से, इन चीजों से आक्रमण किया और हमने उनको बचा लिया, हमने उनको रोक लिया। तो क्या ये नहीं माना जाएगा जो विश्व में अग्रणी ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो तुर्की की हैं और उनके सारे ड्रोन फ्लॉप हो रहे हैं? इसका मतलब भारत का रक्षा कवच मजबूत है। तो क्या उन दोनों को ये पता नहीं लगेगा कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए भारत से ये सामान खरीदना चाहिए? तो ये डायरेक्टली कूटनीति है और इनडायरेक्टली अपने हथियारों की मार्केटिंग है। खुशबू जी, आप समझ लीजिए। बिल्कुल सर,
जी बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे सर, राजनीतिक विश्लेषक। और कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा मामला निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। देखना ये होगा कि भारत आने वाले समय में किस तरीके से अपना पक्ष रखने वाला है और दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। इसी पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है जो कुछ भाषण है वो भी आपको सुना देते हैं। जी रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा था ये सुना देते हैं आपको, और श्रीकांत शिंदे ने क्या कुछ कहा वो भी सुना देते हैं। जी, मुझे बताया गया है कि एक डेलीगेशन का नेता मुझे भी बनाया गया है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि पूरा भारत एक स्वर में दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात कहे, और आतंकवाद को समाप्त करना दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। तो भारत की प्रभावी कार्रवाई ऐसी हुई कि पाकिस्तान आज बातचीत के लिए बार बार कह रहा है। तो बातचीत तो सिर्फ कहने से काम नहीं होगा ना, आपको आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। देखो, आज एक बड़ी जिम्मेदारी 7 डेलीगेशंस पर भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इसके अंदर सर्वपक्षीय नेता इन्वॉल्व है। एनडीए के नेताओं को जिम्मेदारी दी है, उसी तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है हर एक डेलीगेशन लीड करने की। मुझे लगता है ऑपोजिशन में से 3 से 4 डेलीगेशंस ऑपोजिशन पार्टीज लीड कर रही है। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर पार्टी डिफरेंस बाजू में रखकर हम भारत के लिए, देश के लिए सभी लोग एक है, एक साथ हम लोग लड़ रहे हैं और एक साथ भारत का पक्ष रखने का काम पूरे दुनिया के सामने हम लोग करेंगे, अलग अलग देशों के सामने हम लोग करेंगे।